नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर होने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बैकग्राउंड की बात हम पहले करते हैं। देखो, 2018 से पहले इंडिया लगातार 10 सालों तक वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर था। मतलब वर्ल्ड में टोटल जितने आर्म्स का इंपोर्ट होता था 12% आर्म्स का इंपोर्ट तो अकेले इंडिया के द्वारा किया जाता था। लेकिन 2018 में और 2019 में सऊदी अरेबिया ने हमें रिप्लेस कर दिया। सऊदी अरेबिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर बन गया। लेकिन फिर भी अभी भी हमारे द्वारा वर्ल्ड में टोटल जितने आर्म्स का इंपोर्ट होता है 9% इंडिया के द्वारा किया जाता है। ये देखो, प्राउड की बात नहीं है, ये शर्म की बात है कि हम जिन हथियारों का यूज़ करते हैं उसके लिए दूसरे देशों पर डिपेंड करते हैं। इसलिए लंबे समय से ये मांग चली आ रही है कि इंडिया खुद से ही हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग करे, दूसरे देशों से इंपोर्ट ना करे। एक तो देखो, जब हम दूसरे देशों से हथियार इंपोर्ट करते हैं हमारे पैसे ज़्यादा लगते हैं। दूसरा, हम वल्नरेबल भी तो हैं। यूएसए से हथियार इंपोर्ट कर रहे हैं। अरे भैया, कल को यूएसए मना कर दे, कल को यूएसए की चाइना के साथ दोस्ती हो जाए, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत हो जाए, यूएसए तो बोल देगा हमें हम आपको हथियार नहीं देंगे, तो इंडिया कहाँ जाएगा। तो किसी भी देश के ऊपर हथियारों के लिए डिपेंड होना अच्छी बात नहीं है। ये इशू देखो और ज़्यादा सुर्खियों में आ गया कोविड-19 की महामारी के कारण, क्योंकि इस महामारी की वजह से हम कई सारे देशों से एसेंशियल कमोडिटीज़ को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप एपीआईज़ का एग्जांपल लीजिए। क्या मतलब होता है एपीआईज़ का? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इनका इस्तेमाल होता है ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में। हम 90% जो एपीआईज़ हैं वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन महामारी की वजह से एपीआईज़ को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, सप्लाईज डिसरप्ट हुई। इस वजह से हमारे देश में काफ़ी सारे ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग भी डिसरप्ट हुई। तो एक बार फिर से डिफेंस एक्सपर्ट्स ने ये वॉइस रेज की है कि भैया आप डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड मत कीजिए। तो सरकार ने अभी काफ़ी सारे जो रिफॉर्म्स अनाउंस किए, उन रिफॉर्म्स में कुछ रिफॉर्म्स डिफेंस से संबंधित भी थे। अब हम कुछ स्टेप्स डिस्कस करते हैं। इनमें देखो, काफ़ी स्टेप्स पुराने हैं और कुछ स्टेप्स हाल ही में सरकार ने जो रिफॉर्म्स अनाउंस किए उनसे संबंधित हैं। सबको एक जगह पर लाके इकट्ठा डिस्कस करते हैं। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है कि गवर्नमेंट में अभी तक कौन से स्टेप्स लिए हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स के इंडिजिनाइजेशन से संबंधित, तो आप ये सारे स्टेप्स लिख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, हाल ही में नए डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स 2020 को अनाउंस किया गया और अब इनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। इन नए डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स में फोकस इस बात पर है कि हमारे देश में डिफेंस जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रमोट हो और डिफेंस इक्विपमेंट्स को जल्दी से प्रोक्योर किया जा सके बिना ज़्यादा समय गंवाए। दूसरा पॉइंट, सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट क्रिएट की है और एक मेन जो काम दिया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को वो ये है कि आप इंडिजिनस इक्विपमेंट्स को प्रमोट कीजिए। यानी हमारी मिलिट्री जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करती है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, आप इस चीज़ को प्रमोट कीजिए। तीसरा पॉइंट, सरकार ने कहा है हम वेपन सिस्टम की एक लिस्ट को नोटिफाई करेंगे और ये कंपलसरी कर देंगे कि लिस्ट में जो वेपन सिस्टम शामिल हैं उनको खरीदा जा सकता है सिर्फ इंडियन मैन्युफैक्चरर से, बाहर की कंपनी से उनको नहीं खरीदा जा सकता। और धीरे धीरे इस लिस्ट को एक्सपेंड किया जाएगा, मतलब और ज़्यादा वेपन सिस्टम्स को इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए, मतलब डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए एक अलग से बजट प्रोविजन किया जाएगा। इससे देखो, जो प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे देश में उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। वो देखेंगे अरे
सरकार ने तो ये बोला है हम 1 लाख करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया से ही परचेज करेंगे, तो क्यों ना हम इस मामले में और ज़्यादा रिसर्च करें और सरकार से टेंडर हासिल करें। अक्सर देखो होता ये है, हमारी जो डिफेंस कंपनीज हैं वो फॉरेन डिफेंस कंपनीज के लिए काम करती हैं, और फॉरेन की जो डिफेंस कंपनीज हैं हमारी कंपनीज की काफ़ी तारीफ करते हैं, लेकिन सरकार उनका इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन अब ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फ्यूचर में हमारी डिफेंस कंपनीज जो सब कॉन्ट्रैक्ट हासिल करती हैं फॉरेन कंपनी से, वो हमारे देश के लिए काम कर सकेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार ने ये प्रॉमिस किया है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट को टाइमली कंप्लीट किया जाएगा। अक्सर ये आरोप लगाया जाता है विभिन्न कंपनीज के द्वारा कि इंडिया में जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो लंबे समय तक चलती रहती है, प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो है। लेकिन अब सरकार ने कहा है हम इसे टाइमली कंप्लीट करेंगे, टेस्टिंग प्रोसीजर और ट्रायल प्रोसीजर्स में रिफॉर्म लेके आएंगे और एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को इस्टेब्लिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ये क्या करता है, ये देखो हमारी मिलिट्री के लिए काफ़ी तरह के प्रोजेक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, जैसे यूनिफॉर्म से लेके बूट्स, ऑक्सिलरीज, पुर्जे, गोला बारूद, वेपन सिस्टम, ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा। लेकिन काफ़ी समय से एक्सपर्ट्स के द्वारा ये सजेस्ट किया जा रहा था कि आप इसे कॉर्पोरेटाइज कर लीजिए, मतलब वर्किंग में सुधार लेके आइए। ये जैसे एक कॉर्पोरेट ग्रुप काम करता है, कंपनी काम करती है, उस प्रकार से ये बोर्ड काम करे, आप ऐसी व्यवस्था कीजिए। सरकार ने अब उस सजेशन को मान लिया है, कॉर्पोरेट ग्रुप की तरह अब ये बोर्ड काम करेगा। स्ट्रक्चर चेंज होगा, वर्क कल्चर चेंज होगा, तो ये बोर्ड जो है और बेहतर ढंग से टेक्नोलॉजी को अडोप्ट कर सकेगा और मॉडर्न आर्म्ड फोर्सेस की जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेटिक रूट से जो FDI लिमिट है उसको इंक्रीज करके 74% हो गया है। इससे अब और ज़्यादा फॉरेन कंपनीज हमारी इंडियन कंपनीज के साथ मिलके इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश कर सकेंगी। जैसा पहले भी मैंने आपको बताया, हमारे देश में देखो काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो फॉरेन कंपनीज के लिए काम करती हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, फ्रांस की कोई कंपनी है ABC। फ्रांस की ABC कंपनी कोई इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करती है, इसको टेंडर मिला है, ये खुद से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी, ये इस ऑर्डर को सब कॉन्ट्रैक्ट कर देगी इंडिया के किसी डिफेंस कंपनी को। तो इंडिया की काफ़ी सारी ऐसी डिफेंस कंपनीज हैं जो फॉरेन कंपनीज के लिए काम करती हैं सब कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन इंडिया के लिए उनका योगदान नहीं है। लेकिन अब इस प्रकार से FDI लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है, तो और ज़्यादा जॉइंट वेंचर बनेंगे हमारी कंपनीज के फॉरेन कंपनीज के साथ, और हमारे इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी। सिग्निफिकेंस क्या है ये जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं? सिग्निफिकेंस देखो काफ़ी है। पिछले 5 सालों में सरकार ने 200 के आसपास डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल्स को अप्रूवल दिया है, और इनकी टोटल वैल्यू $4 ट्रिलियन रुपीस के आसपास है। लेकिन ज़्यादातर जो ये प्रपोजल्स हैं अभी अर्ली स्टेज पर हैं, तो आवश्यकता ये है इन प्रपोजल्स को एक बार फिर से री एग्जामिन किया जाए, और जहाँ जहाँ पर हम स्वदेशी रिसर्च और स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर सकते हैं, वहाँ पर हम इन प्रपोजल्स में स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग और स्वदेशी रिसर्च पर फोकस करें। इवन जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो भी ट्राई सर्विस के एंगल से ये एनालाइज कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, ताकि रिडंडेंसी ना हो। रिडंडेंसी मतलब क्या होता है, काफ़ी बार सेम तरह के इक्विपमेंट्स एयरफोर्स के पास होते हैं लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं होते, बाद में वही इक्विपमेंट्स आर्मी परचेज कर लेती है, भैया आप इनसे ही ले लेते, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार की रिडंडेंसी को अवॉइड करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन प्रपोजल्स को एग्जामिन कर सकते हैं। कुछ कंसर्न्स भी हैं, हालांकि 1-2 ही कंसर्न्स दिए हैं इस आर्टिकल में। हमारी काफ़ी सारे वेपन सिस्टम या फिर सब सिस्टम ऐसे हैं जो ट्रायल स्टेज को पार कर चुके हैं, ट्रायल्स में क्वालिफाई हो चुके हैं, लेकिन उनको टफ कंपटीशन मिल रहा है फॉरेन वेपन सिस्टम से। मतलब फॉरेन वेपन सिस्टम थोड़ा उनसे क्वालिटी में ज़्यादा भारी है, इसलिए उनको इंडक्ट नहीं किया जा सका है या फिर किया जा रहा है मिलिट्री के द्वारा, जैसे आकाश, नाग, लाइट कॉम्बेटेंट एयरक्राफ्ट, लाइट
कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, आर्टिलरी गन्स, रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, आर्मर्ड व्हीकल्स। तो यहाँ पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा सा क्वालिटी आप और इम्प्रूव कीजिए ताकि ये सारे जो वेपन सिस्टम हैं ये फॉरेन कॉम्पिटिटर्स का मुकाबला कर सकें और इन्हें इंडक्ट किया जा सके हमारी मिलिट्री के द्वारा। अब देखो कुछ सजेशंस राइटर के द्वारा दिए जाते हैं लास्ट में। सबसे पहला सजेशन, आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान अनाउंस कर दीजिए। मतलब हमारी मिलिट्री आने वाले कुछ सालों में उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं और कब कब ये आवश्यकताएं हैं, आप ऐसा कोई प्लान अनाउंस करोगे तो हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं डिफेंस से संबंधित, उनको भी पता लग जाएगा कि आने वाले 5 सालों में हमारी मिलिट्री को इस वेपन सिस्टम की आवश्यकता है, इन राइफल्स की आवश्यकता है, इन पुर्जों की आवश्यकता है। तो हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स पहले से ही अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं इससे संबंधित। नेक्स्ट, अगर देखो सरकार कुछ फॉरेन से इंपोर्ट भी करती है, मतलब कोई वेपन सिस्टम फॉरेन से इंपोर्ट किया जाता है, तो ये ध्यान रखे कम से कम जैसे राइफल फॉरेन से इंपोर्ट की है तो ये ध्यान रखे उसके लिए गोलियां या फिर पुर्जे या फिर मेंटेनेंस वो इंडिया में ही हो। इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है वो ये है, कहीं आप इंडिजनाइजेशन पर फोकस करते करते, मतलब स्वदेशी पर फोकस करते करते यूं ना हो कि थोड़ी कम क्वालिटी के हथियार इंपोर्ट कर लो, क्योंकि डिफेंस से समझौता नहीं किया जा सकता। अगर आपको अच्छी टेक्नोलॉजी का वेपन इंपोर्ट करना है तो आप फॉरेन कंपनी से बेशक करना पड़े, आप अच्छी टेक्नोलॉजी का वेपन इंपोर्ट कीजिए। स्वदेशी के चक्कर में आप थोड़ी कम क्वालिटी के जो वेपन है वो मत इंडक्ट कर लीजिए, क्योंकि इससे डिफेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। नेक्स्ट, अगर देखो हम ये चाहते हैं कि स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री फले फूले, तो इसके लिए हमें इससे संबंधित रेगुलेशंस में और प्रैक्टिसेस में बदलाव लाना होगा। नेक्स्ट, डीपीपी 2020 यानी जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020 हैं, इनमें गाइडलाइंस को शामिल करना चाहिए ताकि इंडियन डिफेंस कंपनीज के बीच और फॉरेन कंपनीज के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट, देखो एक बात सरकार को ये याद रखनी चाहिए, अगर सरकार को मान लीजिए कोई वेपन सिस्टम प्रोक्योर करना है, फॉरेन कंपनी उस वेपन सिस्टम को 100 रुपये में देने के लिए तैयार है और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अगर हम उस वेपन सिस्टम की करते हैं, मान लीजिए कोई हमारे देश की कंपनी है वो उस वेपन सिस्टम को 1 लाख रुपए में इंडिया को दे रही है सरकार को, तो सरकार को लोएस्ट बिड पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार नुकसान उठा के हमारे देश की जो कंपनीज हैं उनको प्रायोरिटी दे। फिलहाल के लिए सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं, फ्यूचर में बेशक ऐसा सोचा जा सकता है, लेकिन लोएस्ट बिड पे लोएस्ट जो बोली लगाता है उसको सरकार ध्यान में रखे। नेक्स्ट पॉइंट, और देखो जब हम स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं डिफेंस सेक्टर में, तो हम टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दें बजाय वैल्यू के या फिर वॉल्यूम के। अब किसी स्वदेशी कंपनी ने बूट्स प्रोड्यूस कर दिए या फिर यूनिफॉर्म प्रोड्यूस कर दी, ठीक है वो यूनिफॉर्म ज़्यादा रुपयों की थी, अब देश में ही प्रोड्यूस होने लगी, लेकिन असली स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग तब होगी जब एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन सिस्टम हमारे देश में मैन्युफैक्चर होने लगेंगे। तो टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है बजाय वैल्यू या फिर वॉल्यूम के। नेक्स्ट पॉइंट, एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए डिफेंस एक्सपोर्ट से भी संबंधित है। अगर डिफेंस एक्सपोर्ट से संबंधित ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है तो डिफेंस एक्टिविटीज़ हमारे देश में ज़्यादा होंगी। लास्ट पॉइंट, अभी देखो डीआरडीओ जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एकमात्र गवर्नमेंट के लिए एडवाइजर, डेवलपर, इवेल्युएटर का काम करता है। मतलब डिफेंस टेक्नोलॉजीज को इवेल्युएट करना हो, डेवलप करना हो, गवर्नमेंट को इस मामले में एडवाइस देना हो, ये सारे काम डीआरडीओ के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन डीआरडीओ का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, कोई प्राइवेट मैन्युफैक्चरर है उसकी टेक्नोलॉजी को भी डीआरडीओ के द्वारा ही इवेल्युएट किया जाएगा और डीआरडीओ खुद भी उसी से संबंधित वेपन्स को मैन्युफैक्चर करता है, तो डीआरडीओ तो बोल सकता है कि भैया आपने अच्छा नहीं बनाया। तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि डीआरडीओ का तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, डीआरडीओ उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर भी कर रहा है और डीआरडीओ के ही प्राइवेट मैन्युफैक्चरर की चीज़ों को इवेल्युएट करना है, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। लास्ट में कंक्लूजन में एक बात ये बोली जाती है
देखो, मेजर रिफॉर्म के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मनी, मेथड और माइंडसेट। माइंडसेट जो है सबसे क्रिटिकल है। अभी के जो क्राइसिस हैं उनकी वजह से, या फिर यूं कहें उनकी सहायता से, सरकार में ऐसा माइंडसेट डेवलप हो गया कि रिफॉर्म्स अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसीलिए सरकार ने जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है रिफॉर्म्स की, उनको एड्रेस किया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।